तो वेलकम यू ऑल। कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम लोग क्लासेस डिस्कस कर रहे थे आपके साथ, तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन और स्टेट्स में जा रहे हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा। पार्ट यस सर। पार्ट 5 में यूनियन है और हाँ। पार्ट 6 में स्टेट्स है। करेक्ट है? यस सर। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़। यस, और पार्ट 6 में स्टेट्स है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, 3 लेवल में गवर्नमेंट हमारी काम करती है। सबसे ऊपर सेंटर है, यानी कि यूनियन, उसके नीचे स्टेट और उसके भी नीचे पंचायत। सही बात? जी। मुझे एक बात बताइए, आर्टिकल 1 में जब हमने पढ़ा था, आर्टिकल 1, उसमें हमने लिखा हुआ था, एक मिनट, अच्छा ये नीचे, केवल मैं आर्टिकल 1 आता हूं, ये आसान हो समझना। आर्टिकल 1 में इंडिया डिफाइंड था। जी। क्या था? इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। सही बात है? जी। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। हाँ। स्टेट्स का यूनियन, और हमने एक बात बताई थी कि स्टेट्स अपने आप को इंडिया से अलग नहीं कर सकता है, बिकॉज दे आर यूनियन ऑफ स्टेट्स। सबसे ऊपर में यूनियन है, उसके नीचे स्टेट, उसके नीचे पंचायत। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन हो, पंचायत लेवल पे इलेक्शन हो, फिर पंचायत लेवल वाले स्टेट के एमएलए को इलेक्ट करे और स्टेट के एमएलए वाले यूनियन यानी कि सेंटर के एमपीज को इलेक्ट करे। वो इस तरह का कोई सिस्टम चाहते थे, और इस तरह का सिस्टम ऑब्वियसली बना नहीं है, और सिस्टम कुछ अलग ही बना है। मुझे एक बात बताइए, सेंटर और स्टेट में पावरफुल कौन हिस्सा है? सेंटर पावरफुल है या स्टेट पावरफुल? सेंटर पावरफुल है। सेंटर। सेंटर पावरफुल है। ये कैसे पता लगता है? एक, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक जो 7th शेड्यूल जो दिया हुआ है, जहां पर सेंटर के पावर और सेंटर का पावर, यूनियन का पावर लिखा हुआ है कि सेंटर किस किस सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है, लिस्ट 1 में लिखा हुआ है, और लिस्ट 2 में लिखा हुआ है कि स्टेट किस किस सब्जेक्ट पे कानून बना सकता है। सही बात है? जी। क्या ये जितने भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे सेंटर में लिखा हुआ डिफेंस ऑफ इंडिया इन एवरी पार्ट देयर ऑफ, इसका कानून सेंटर बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता। नवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, इसका कानून सेंटर बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता। करेक्ट? जी। क्या ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं किसी भी कंट्री से रिलेटेड, क्या वो सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने लिख दिए हैं या कुछ सब्जेक्ट बच भी जाते हैं? बच भी जाते हैं, आइडिया नहीं है सर। बच भी जाते हैं। ऑब्वियसली सारा लिखना बहुत मुश्किल है। जैसे सर्विस टैक्स नहीं लिखा हुआ था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उन्होंने इनकम टैक्स तो लिखा था, लेकिन सर्विस सेल्स टैक्स भी लिखा था, अल्कोहल के ऊपर कौन टैक्स लगाया वो भी लिखा हुआ था, लेकिन सर्विस टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। जैसे एंट्री नंबर 82 में टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम लिखा हुआ है। ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज एंट्री नंबर 83 में लिखा हुआ है। फिर एंट्री नंबर 84 में एक्साइज ड्यूटी के बारे में लिखा हुआ है। एक्साइज ड्यूटी 5 चीजों पे लगता है, वो लिखा हुआ। कॉर्पोरेशन टैक्स के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन पूरा एंट्री पढ़ लेना, कहीं भी सर्विस टैक्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी इंडिया में सर्विस टैक्स लगा या नहीं लगा? लगा तो है। और कौन लगाया? सेंटर या सेंटर लगाया? दोनों लगाया आपका मेरे ख्याल से। नहीं, सिर्फ सेंटर लगाया। सेंटर लगाया। दोनों नहीं, सेंटर लगाया। लेकिन किस एंट्री से लगाया? जब पावर ही नहीं लिखा हुआ तो किस एंट्री से लगाया? तो बोलता है एक रेसिडुअल एंट्री है, एंट्री नंबर 97, एनी अदर मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 और लिस्ट 3 इंक्लूडिंग एनी टैक्स नॉट मेंशन इन ईदर ऑफ दोज लिस्ट। तो अगर लिस्ट 2 में नहीं लिखा हुआ, लिस्ट 3 में नहीं लिखा हुआ है, तो इसका पावर सेंटर के पास आ जाएगा, यानी कि बचा हुआ सब्जेक्ट का पावर किसके पास जाएगा? सेंटर के पास जाएगा। सेंटर के पास जाएगा। तो इसका मतलब सेंटर बहुत पावरफुल हो गया, जी। क्योंकि ये रेसिडुअरी एंट्री लिस्ट 1 में लिखा हुआ है, लिस्ट 2 में नहीं लिखा हुआ, लिस्ट 3 में लिखा। किसी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी और के कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन में अगर यही रेसिडुअरी एंट्री स्टेट लिस्ट में लिखा होता तो स्टेट पावरफुल होता। ओके सर, ठीक है। सही बात है?
जी यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। दूसरी बात, यूनियन लिस्ट में था। यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, 50 हाँ। स्टेट्स के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है और अपने अपने कानून हैं, और वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जी हाँ। वहां पर स्टेट बहुत पावरफुल है क्योंकि उनका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो यूएसए का जो सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सिर्फ 7 ही आर्टिकल है, ओनली 7 आर्टिकल। हाँ जी पता है। और उस 7 आर्टिकल में लिखा हुआ क्या है? मोटी मोटी बातें लिखी हुई है कि फेडरेशन ऑफ स्टेट रहेगा। मैंने आपको एकदम शुरुआत में बताई थी, फेडरेशन लिखे होने के बावजूद स्टेट अपने आप को यूएसए से अलग नहीं कर सकता है, कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताया था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, और कोई उपाय नहीं है तब अलग करना है, अलग हो सकता है। सही बात जी। अब एक बात तो समझ में आ गई हमें, जो हमने पावर पॉइंट में भी लिखा हुआ है कि यूनियन का मतलब क्या होता है, वो पार्ट 5 में। तो यूनियन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो पार्ट 5 में लिखी हुई है, और स्टेट से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो पार्ट 6 में लिखी हुई है। तो हम लोग को क्या करना है, ये याद करना है। एक बात और बताना चाह रहा हूं, पहले वो देख लेते हैं। इसमें एक मैं सारा स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूं, कुछ भी मतलब मैं इधर उधर जाऊं तो कुछ भी शेयर करना चाह रहा हूं। पोर्शन ऑफ स्क्रीन, अच्छा इससे हो जाएगा। एक मिनट। अब मुझे बताइएगा, सब कुछ नजर आ रहा है ना आपको? जी अब अगर मैं यहाँ आऊं तो ये भी नजर आ रहा है आपको? जी पेज 4 में हूं, ये नजर आ रहा है आपको? जी हाँ। ठीक, गुड। ये हम लोग बना रहे थे, पूरे गवर्नमेंट को हमने 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि यूनियन को आप समझ लीजिए, स्टेट को यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, यूनियन अगर मैं कर देता हूँ, तो यूनियन और स्टेट्स, चाहे वो यूनियन हो या स्टेट हो, उसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, यूनियन या स्टेट्स, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है एग्जीक्यूटिव, दूसरा है लेजिस्लेचर, और तीसरा है जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव का मतलब जितने भी एम्प्लॉइज हो गए, दे आर ऑल एग्जीक्यूटिव। जो लेजिस्लेट करता है, लोकसभा और राज्यसभा, दे आर ऑल लेजिस्लेचर, जो कानून बनाता है जी। और जो कानून का इंटरप्रिटेशन करता है वो है जुडिशरी। सही बात है? जी। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि जो लेजिस्लेट किया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसको इम्प्लीमेंट करना। सही बात? जी। अब आप सोच के देखिए, इंडियन पिनल कोड बनाया गया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाया गया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से ऑफिसर्स हैं? पुलिस है। पुलिस है। इनकम टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। जी। जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। जी। तो हर कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। सही बात है या नहीं? सही बात है। कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में कौन कौन आएगा? राज्यसभा लोकसभा हो गया सेंटर का। लोकसभा, यूनियन में लोकसभा राज्यसभा आ गया, स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली आ गया। सही बात है? जी। अब इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव का गठन करना पड़ेगा। तो जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं या जो एसएससी से क्लर्क के लेवल में जाते हैं, वो सब एग्जीक्यूटिव में आएंगे या नहीं आएंगे? दम आएंगे। सारे गवर्नमेंट ऑफिसर एग्जीक्यूटिव में आएंगे। जी। तो इस एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव का हेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स तो बहुत सारे हैं ना, पूरा इंडियन रेलवेज, स्टेट में आपका डिपार्टमेंट ऑफ सीएम हो जाते पोस्ट, हैं। ये सब तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही चला रहे हैं। इनका हेड कौन है? सेंटर में आपका पीएम होंगे और स्टेट में सीएम होंगे। नहीं, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट है, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन
shall be vested in the president. प्रेसिडेंट आर्टिकल 53 तो जितने भी IAS ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट करता है। तो क्यों करता है? बिकॉज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन shall be vested in the president. करेक्ट है? जी। तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का हेड है, तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, सारे प्रेसिडेंट के अंडर ही आते हैं। करेक्ट? जी। क्या प्रेसिडेंट लेजिस्लेट करता है? कानून बनाता है प्रेसिडेंट? कानून बनाते हैं, ऑर्डिनेंस पास करते हैं। हाँ, ऑर्डिनेंस पास करके प्रेसिडेंट कानून बना सकता है, तो प्रेसिडेंट लेजिस्लेट भी करता है या नहीं करता? करते हैं। करता है। क्या प्रेसिडेंट के पास जुडिशरी का भी पावर है? हाँ है, मतलब वो होगा, कहते हैं आपका समाधान करते हैं, आपको ये पार्डोनिंग करते हैं। पार्डनिंग करते हैं। तो प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों का भी पावर है। ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव का ज्यादा हेड है, तो ज्यादातर पावर एग्जीक्यूटिव का उन्हीं के पास है, लेजिस्लेचर का थोड़ा और जुडिशरी का थोड़ा है। करेक्ट है? जी। इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है, और इन विच एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव एंड द लेजिस्लेटिव्स आर आंसरेबल टू द सिटीजन्स। सही बात है? जी। अब आइए, अब हम लोग क्या करते हैं, कोई एक पढ़ना शुरू करेगा आर्टिकल 52 से। हम लोग पढ़ रहे हैं यूनियन। अच्छा, पढ़ने से पहले एक मिनट, ये हम लोग को यूनियन में कौन कौन आएगा वो देखना होगा। तो यूनियन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। करेक्ट है? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जी। ये डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा डिस्कनेक्ट क्यों हुआ। मैं डायरेक्ट तार अगर लगाया हुआ है, फिर भी ये वाईफाई से क्यों चल रहा, कोई आइडिया है आप लोग को? चलिए, तो मैं कहा, यूनियन में प्रेसिडेंट जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा, तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहां से कहां तक याद करना है हमें सारा आर्टिकल। बताइए, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहां से कहां तक? 52 से 62 तक। 52 से 62 तक। जो नहीं बोल रहे हैं मन में बोल दीजिए ताकि याद हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट 63 to 69। 63 to 69। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 and 75। यस, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 26। पार्लियामेंट 29 to 122। करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट 124 to 142। यस, कैग 148 to 151। पार्लियामेंट कहाँ, क्या पढ़ा पार्लियामेंट? 29 to 122। ठीक है, आगे। सुप्रीम कोर्ट 124 to 142। ठीक है, कैग 148 to 151। ठीक है। राज्यसभा अब लोकसभा है। अब देखो, मैं देखो याद कैसे करना है। एक बार बताइए, लोकसभा
राज्यसभा, हम्म, प्रेसिडेंट, हम्म, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जी। लोकसभा में कौन इलेक्शन लड़के आता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं उसको। हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिएगा तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मेंबर्स लिखा होगा, मेंबर्स। ठीक है। मतलब एमपी नहीं लिखा होगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो लिखा हुआ है, मेंबर्स। राज्यसभा में मेंबर्स, ठीक है। जी। लोकसभा में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं। जी। राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयरमैन होता है, और डिप्यूटी चेयरमैन को पढ़ लेते हैं, मुझे याद नहीं है कि उसको अपॉइंट करते हैं, लेकिन राज्यसभा का चेयरमैन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, करेक्ट है। जी। अब इसमें हमने सबसे पहले राज्यसभा इसलिए लिखा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले राज्यसभा डिस्कस किया हुआ है, उसके बाद लोकसभा डिस्कस किया हुआ है, जी। ठीक है। अब तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का आर्टिकल कहां से कहां तक? 52 से लेकर 62 तक, करीब करीब 11 आर्टिकल है। जी। तो इस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, कौन क्वालिफाइड होगा, कैसे इम्पीच होगा, कैसे रिमूव होगा, कितने साल तक प्रेसिडेंट रहेगा, वो सारी बातें यहां लिखी हुई है 52 से 62 में। वाइस प्रेसिडेंट 63 टू 69, करीब करीब 7 आर्टिकल है। इसमें भी इलेक्शन कितने साल के लिए रहेगा ये सब लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को लिखता है चिट्ठी, और साथ में स्पीकर को इन्फॉर्म कर देता है कि मैंने रिजाइन कर दिया है। तो ये भी पढ़ेंगे हम लोग। अब इन्हीं एमपी में से कोई प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स बनते हैं। जी। तो पहले प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है, ओथ जी। दिलवा दिया जाता है, उसके बाद सेम डे में या उसके अगले दिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओथ दिलाया जाता है, आर्टिकल 74 एंड 75, ठीक है। बीच में जो आर्टिकल छूट गए हैं 70, 70, 71, 72, 73, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक बात। अब क्या क्या आर्टिकल छूट गए हैं वो देख लेते हैं। डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शंस अब बाद में पढ़ लेंगे, कुछ उसको रहने देते हैं। अब जो यूनियन है जो लेजिस्लेट करे, अब मुझे एक बात बताओ, एग्जीक्यूटिव कहां तक, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव में आएगा। जी। इसके बाद ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट है, ये सब लेजिस्लेचर में आएगा। जी। सुप्रीम कोर्ट ये किस में आएगा, जुडिशरी में आएगा, सही बात है। सही बात है। और हाई कोर्ट स्टेट में लिखा होगा। जब मैं पार्ट 6 का स्टेट पढ़ रहा हूँ तो प्रेसिडेंट की जगह क्या लिखा होगा, बताइए। गवर्नमेंट, गवर्नर, यस ठीक सर। है, गवर्नर लिखा होगा। वाइस प्रेसिडेंट या वाइस गवर्नर करके तो स्टेट में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे केस लड़ते हैं, वकील होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट 79 टू 122, जिसमें राज्यसभा, जिसको हम लोग राज्यसभा करके कुछ नहीं लिखा हुआ, काउंसिल ऑफ स्टेट्स लिखा हुआ है। इसमें स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन और यूनियन टेरिटरी का भी रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टेट से भी लोग चुन के आते हैं और यूनियन टेरिटरी से भी कुछ लोग चुन के आते हैं। उसी तरह से लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। और इसके स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, इसके चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन, ये जुडिशरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट। और CNG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। यही सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑडिट करता है और अकाउंट्स रखता है, करेक्ट है जी। तो ये हो गया यूनियन का। उसी तरह अगर स्टेट्स का देखेंगे हम लोग, तो स्टेट्स में देखिए कितने, कौन कौन है। स्टेट्स में कौन कौन है, गवर्नर 153 टू 162, करीब करीब 10 आर्टिकल हैं जी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 163 एंड 164,
ऊपर में जी। अगर देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो कितने थे? 74 एंड 75। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 163 एंड 164। ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग को याद हो जाए। करेक्ट दोनों है? सेम है। हाँ, दो हैं। यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76, यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 165। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पार्लियामेंट लिख रहे हैं, यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर लिख रहे हैं। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा। स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली एक ही होता है, याद रखिएगा। 8 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। जिस तरह से राज्यसभा है उस तरह का नहीं, लेकिन 2 है। सिर्फ 8 स्टेट्स के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल। करेक्ट है जी। अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से बिल पेश किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो सब आर्टिकल अलग से लिखे हुए। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, जनरल प्रोसीजर्स। ऐसा ही कुछ यूनियन में भी लिखा हुआ है। जब हम लोग ये यूनियन का प्रोसीजर, पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर फॉलो करना, मनी बिल आएगा तो क्या करना है, अदर बिल आएगा तो क्या करना है, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है। अब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। करेक्ट है जी। फिर मेंबर्स यानी कि एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक बात जी। हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जो लोअर कोर्ट्स है वो भी स्टेट्स के अंदर ही है, स्टेट्स के जुरिसडिक्शन में। ठीक है। जुडिशरी कितने हो गए अब? 3 हो गए। 3 हो गए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट, जो हाई कोर्ट के नीचे वाले हैं। ये आपको याद करना है किसी भी हालत में। जी। ठीक है। अब आर्टिकल नहीं याद करते, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको स्क्रीन को हटाऊं तो आप मुझे बताइए कि ये यूनियन में कौन कौन आएगा? यूनियन में प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया, और पार्लियामेंट, यस, सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया, और सीएनजी और राज्यसभा, लोकसभा, हाँ, और चेयरमैन और स्पीकर। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। हाँ करेक्ट है। तो ये यूनियन के वाइस मोस्ट प्रेसिडेंट ही इम्पोर्टेंट, चेयरमैन होगा राज्यसभा। यस, तो ये यूनियन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो गए? पोस्ट होगा। पोस्ट हो गया। सारा तो पोस्ट ही है जी सर। चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, लोकसभा, राज्यसभा, सीएनजी, सुप्रीम कोर्ट। अब स्टेट में आइए, स्टेट बताइए कौन बोलेगा? गवर्नर होते हैं, हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, हाँ, एडवोकेट क्या होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, हाँ, लेजिस्लेचर होते हैं, कौन होता है? चेयरमैन स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, हाँ, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। करेक्ट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेचर में 2 है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो याद हो जाएगा। जी। चलिए, कौन पढ़ेगा? कहाँ से पढ़ना? यहाँ आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। कमेंट भी पढ़ा? नहीं, कमेंट छोड़ो। कहाँ से पढ़ा? Article 53, executive power of the union. The executive power of the union shall be vested in the president, shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. ठीक बात है। Clause 2.
without prejudice to the generality of the foregoing provision, the supreme command of the defense forces of the Union shall be vested in the President, हाँ, and the exercise thereof shall be regulated by law. अब ये जो कानून गवर्नमेंट ने जरूर कुछ बनाया होगा जो हमें पता नहीं है कि कौन से कानून से प्रेसिडेंट को ये जो सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड द एक्सरसाइज देयर ऑफ शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ, यानी कि सुप्रीम कमांड प्रेसिडेंट के पास तो है, लेकिन वो कमांड को वो कैसे एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए उन्होंने कानून बनाया हुआ है। ठीक बात है जी। थर्ड पढ़िए। Nothing in this article shall a be deemed to transfer to the President any functions conferred by any existing law on the government of any state or other authority, or क्या मतलब हुआ? transfer to the government function पावर ट्रांसफर नहीं हो सकता शायद, मतलब आप शायद कोई और कानून से प्रेसिडेंट को और कोई पावर ट्रांसफर नहीं कर सकता, यही मतलब निकल रहा है। दूसरा बी पढ़िए। prevent parliament from confirming by law function on authorities other than the president. प्रेसिडेंट से आप कोई पावर ले भी नहीं सकते कोई कानून बना के। सही बात है, बता दीजिए। हाँ, ठीक है। आर्टिकल 54 the president shall be elected by the members of an electoral college है भैया, कॉलेज ही लिखा हुआ है, consisting देख of लेता हूं हमने गलत तो नहीं लिख दिया है। आर्टिकल 54 है ना? हाँ, कॉलेज होना चाहिए। आर्टिकल 54 यही लिखा हुआ है। चलिए, the elected member of both। अच्छा मैं आपको ये पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब क्या हुआ? एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। सुना है आपने कभी? हाँ, सुनने को है। जी सर। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, करेक्ट है? हाँ, मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे, जो जनरल पब्लिक है वो पंचायत के लोगों को इलेक्ट कर ले। ठीक है, फिर ये पंचायत के लोग स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलए को इलेक्ट कर ले, फिर एमएलए वाले मिलके एमपी को इलेक्ट कर ले। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो जो जनरल पब्लिक है वो किसको इलेक्ट कर रही है? पंचायत को, मेंबर्स को। पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट कर रही है। आइडिया ये है कि ये जो जनरल पब्लिक है वो तो अपने गांव में रह रहा है, उसको बाकी बड़े बड़े मैटर में उसको नहीं पता कि चाइना के साथ रिलेशनशिप कैसा रखना चाहिए, इंग्लैंड के साथ रिलेशन कैसा रखना चाहिए, अटैक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लोकल इश्यूज के बेसिस पे ये जनरल पब्लिक पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट कर ले। करेक्ट है जी। जो पंचायत के मेंबर्स इलेक्ट होंगे उनको अब इनका जो इशू होगा वो अपने पूरे पंचायत के इलाके के बारे में पता होगा। ये क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास होगा, शायद पढ़े लिखे भी होंगे, तो ये अपने स्टेट्स के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से सोच पाएंगे। जी। तो पंचायत का एक मेंबर मान लीजिए 40,000 को रिप्रेजेंट करता है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में 40,000 वोटर थे, तो एक मेंबर पंचायत के 40,000 को रिप्रेजेंट करता है। और हर एक स्टेट में मान लीजिए 500 पंचायत है, मैं सिर्फ अंदाजा दे रहा हूँ, 500 तो नहीं होंगे, लेकिन अंदाजा के लिए, क्योंकि मुझे लगता है 500 तो डिस्ट्रिक्ट ही है पूरे इंडिया में, या 863 डिस्ट्रिक्ट है, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर। तो अगर पंचायत का एक मेंबर 40,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें बहुत सारे पंचायत लोग अगर एक एमएलए को इलेक्ट करते हैं, मान लीजिए 40 एमएलए को इलेक्ट करते हैं 5,000 लोग मिलके, फिर ये पूरे इंडिया के एमएलए लोग एमपी को इलेक्ट करते हैं,
तो ये इसको हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, करेक्ट है? जी हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, जिसको हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, या राज्यसभा मेंबर्स के लिए होता है, करेक्ट है? प्रेसिडेंट को क्या पब्लिक इलेक्ट करती है? नहीं नहीं, डायरेक्ट इलेक्शन एमपीज में होता है, एमएलए में होता है और पंचायत में होता है। लेकिन पंचायत वाला एमएलए को इलेक्ट नहीं करता, एमएलए वाला एमपी को इलेक्ट नहीं करता, ये सारे पब्लिक डायरेक्ट इलेक्ट करती है। सही बात है या नहीं है? सही है। बात है। लेकिन जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वो दो केस में होता है, एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और राज्यसभा का मेंबर्स का भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो हम लोग मैं आगे करके आपको बताऊंगा कि कैसे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यूएसए में भी अच्छा, यूएसए में डायरेक्ट इलेक्शन होता है या इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का? डायरेक्ट होता है। सब डायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है। ये गलतफहमी है कि प्रेसिडेंट यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ही होता है। ऐसे ही चलता है, इसी फॉर्मेट में, थोड़ा सा अलग है लेकिन ऐसे इनडायरेक्ट ही होता है। सही बात? जी ठीक है। अब एक बात बताइए, हमने एमपी और एमएलए को डायरेक्ट इलेक्ट कर लिया, जी पब्लिक ने वोट दिया। अब ये एमपी और एमएलए मिल के किसको इलेक्ट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को, आज प्रेसिडेंट को या वाइस प्रेसिडेंट को। सही बात है या नहीं है? हाँ, जी तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया नहीं हो गया? हो गया। हाँ। ये जो एमपी और एमएलए जो टोटल होंगे, इसी को इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। समझ में आया? जी इसी को इलेक्टोरल कॉलेज बोलेंगे। आज टोटल एमपी और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़िए ए से। The elected member of both houses of parliament. ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन आएगा? पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? राज्यसभा में हाँ, 233। सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है राज्यसभा में? सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 250 250 है। कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 80 में। शेड्यूल आर्टिकल 80 निकाल लेते हैं पहले तो। आर्टिकल 80 कहाँ गया? आर्टिकल 80 नीचे चला, ऊपर चला गया, ऊपर। अच्छा, 80 और 81 में, तो 80 निकालते हैं पहले, देखें क्या लिखा हुआ है। द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ, यानी कि राज्यसभा शैल कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स। कितना लिखा हुआ है? 12 मेंबर। 12 मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। मुझे एक बात बताइए, ये जो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट है, क्या ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेंगे, हाँ या ना? नहीं नहीं, नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इलेक्टेड मेंबर्स में। ओनली। इलेक्टेड मेंबर। तो ये तो सिलेक्टेड है, तो ये पार्ट नहीं लेंगे। फिर नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। तो सैंक्शन स्टेट्स कितना हो गया? सैंक्शन स्टेट्स सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना हो गया? 233। 238 पढ़ रहे हो, 233 बोल रहे हो? 238 ये स्ट्रेंथ है, याद रखिएगा, दोनों को मिला के, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का। करेक्ट है? जी लेकिन एक्चुअली में ये है नहीं। एक्चुअली में जो इलेक्टेड है वो कितने हैं? देखिए, 4th शेड्यूल में लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर्स 11 हैं, तेलंगाना के 7, असम, बिहार, ऐसे करके टोटल 233 होगा। ये टोटल, ये नागालैंड, ये सब आ गया, क्योंकि इसको मैं क्लियर कर देता हूं। बड़ा मुश्किल है।
233, सही बात। जी। तो ये जो टोटल स्ट्रेंथ देख रहे हैं दैट इज 233। अब देखिए हमने लिखा क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कितना हो गया 233, 3। ठीक है। तो ये 233 वोट देंगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए। ये 543 लोकसभा का हो गया। लोकसभा का स्ट्रेंथ कितना है? मैक्सिमम 552 है, मैक्सिमम 552 है। 552 कैसे आ रहा है? 550, ये देखिए 530, ठीक से देखिएगा 530 मेंबर है, 530 चोजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। यस सर। फिर ये जो 20 मेंबर्स है वो यूनियन टेरिटरीज के लिए, सही बात वो है। एंग्लो इंडियन वाला हट गया भैया, क्या चीज? वो एंग्लो इंडियन वाला हट गया, वो अलग से लिखा हुआ है, अलग से। अलग से लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, अलग से लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक ठीक है। तो 530 प्लस 20 ये सैंक्शन स्ट्रेंथ है, याद रखिएगा। है, ओके। ओके। और दो और, तो टोटल कितना हो गया 552। 552। लेकिन ये यूनियन टेरिटरी में जो 20 मेंबर्स का जो सैंक्शन है, लेकिन एक्चुअली में जो एलोकेटेड है, आपको इसके लिए आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखना होगा, आरपीए। वहां पर आपको पता लगेगा। तो इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसमें 7 एलोकेटेड नहीं है, 20 है। अब जैसे दिल्ली से 7 एमपी चुन के आएंगे, ऐसे करके कुछ यूनियन टेरिटरी में एलोकेटेड है, लेकिन 7 एलोकेटेड अभी भी नहीं। तो 20 में से 7 चला गया, कितने बचे? 14। 13 यहाँ कितने हैं? 530 प्लस 13 कितने हो गए? 543। 543। एंग्लो इंडियन, मुझे एक बात बताइए, इलेक्टेड होते हैं या फिर नॉमिनेटेड होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड होते हैं। तो क्या ये एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेगा? नहीं 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 लेगा। लेंगे। तो इसीलिए हमने इसको 543 लिखा हुआ है। भैया, वो जो 13 है वो 7 दिल्ली से और 6 पुडुचेरी से वाला है। शायद वही होगा। 7 तो दिल्ली से ये पता है, लेकिन 2 पौंडीचेरी से है, ये मुझे नहीं पता, वो आप 6 कंफर्म कर होना, लो। 6 पुडुचेरी से। कितना? 6 एक है, 6 6 पौंडीचेरी से है। पुडुचेरी, हाँ। तो फिर अच्छा, लद्दाख तो अभी बना है, फिर आएगा, वहां से भी आएगा। जितने भी यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ से भी तो एमपी आता है। उसको शायद नहीं लिया गया अभी। चलो, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार स्टडी कर लेना उसको, ठीक है। हाँ। तो ये टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि 776 हो गया। लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी स्टेट्स के सीट्स है, आप उनको काउंट करेंगे इलेक्टेड मेंबर्स का, तो वो 4120 आएगा, ठीक है। हर एक स्टेट के सीट को मिला देंगे तो 4120 आएगा। तो जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पीपल्स एमपी और एमएलए को मिला के जो वोट दे रहे हैं, दे आर 4896। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, अब आगे पढ़िए। इतना हो गया, ये हमें आर्टिकल 34 क्लियर हो गया। चलिए आगे पढ़िए। मैनर ऑफ, रुकिए एक मिनट, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, पढ़िए। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया बताना, ये जो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर फुटनोट में देखिए क्या लिखा हुआ है। एक एक्ट बनाया हुआ, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952। दूसरा, ये जो हमने 233, 543, 543, 776, इसका डिटेल हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसलिए लिख दिया ताकि आपको पेज इधर उधर पलटने की जरूरत ना पड़े। पढ़िए आर्टिकल 55। As far as practicable, there shall be uniformity in the scale of representation of the different states at the one.
At the election of the president. प्रेसिडेंट। एक मिनट रुक जाइए, आपको पढ़ने में आसानी और समझने में भी आसानी है, हम लोग कुछ करते हैं इसका। कि क्या कह रहा है, देयर एज फार एज प्रैक्टिकल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी, है जी, इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। आज आप समझिए इनडायरेक्ट इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, तो पब्लिक ने किसको चुना? एमपी को और एमएलए को। एमपी को चुना डायरेक्ट इलेक्शन और एमएलए को चुना डायरेक्ट इलेक्शन, और एमपी और एमएलए मिल के प्रेसिडेंट को चुनते हैं जी। अब ये जो पब्लिक है, 1 करोड़ कितना है, 130 करोड़ जो जनता है, पूरे हर एक स्टेट का पॉपुलेशन अलग अलग है। हाँ। मुझे एक बात बताइए, जितने एमपी जितने एमएलए उतना वोट कर दें? 1 MP इक्वल टू 1 वोट, 1 MLA इक्वल टू 1 वोट? नहीं। नहीं, अगर ऐसा कर देते हैं तो यूनिफॉर्मिटी आएगा? नहीं, क्योंकि एक एमपी और एमएलए कितने पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बेसिस पे तो वोट, नंबर ऑफ वोट डिसाइड होंगे। दूसरा पढ़िए। For the purpose of securing such uniformity among the state inter as well as party between the state as a whole and the union, the number of vote। अच्छा छोड़िए छोड़िए, मत पढ़ो, क्योंकि मैं एक बार बता देता हूं, उसके बाद पढ़ना, ठीक है, ताकि समझ में आए। अब देखिए, ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि वैल्यू ऑफ एन एमएलए वोट, मान लीजिए मैं स्टेट लेता हूं झारखंड को, झारखंड का पॉपुलेशन कितना है? झारखंड का पॉपुलेशन, एक मिनट बताता हूँ। मान लीजिए 3 करोड़ है, ठीक है। झारखंड के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितने एमएलए हैं? 81। डिवाइड कर दीजिए, तो इससे ये पता लग जाएगा एक एमएलए कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही बात है या नहीं है? हाँ। आसान करने के लिए, ताकि डिवीजन हो जाए, मान लीजिए ये 3 लाख है और 10 ही एमएलए हैं, 0 मैंने काट दिया, कितना बचा ये? एक एमएलए 3,70,000 के लगभग में है। 3 करोड़ को अगर 81 से डिवाइड करें कितना आता है? ऑलमोस्ट 3,70,000। 3,70,000। इसका मतलब, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है और पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मान लीजिए यूपी में पॉपुलेशन है 10 करोड़ का, और टोटल यूपी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का सीट मान लीजिए 250 है, ये मान लीजिए आता है 4,50,000, ऐसे ही डिवाइड कर दिया मैंने। तो यूपी में एक एमएलए का वोट कितना होगा? 1 एमएलए इक्वल टू 1 वोट नहीं हो जाएगा, 1 एमएलए इक्वल टू 4,50,000 वोट। 1 एमएलए झारखंड में हो गया 3,07,000 वोट। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। अब एक बात बताइए, अगर मैं एक एक एमएलए का वोट को अगर ऐसे काउंट करता जाऊंगा तो वोट करोड़ों में हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बोलता 1000 से भी डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? 1000 से। तो अब एक एमएलए का वोट कितना हो गया? 307। अब ये काउंट करना आसान हो जाएगा। हाँ। तो 1000 से जो डिवाइड किया वो सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, वोट की गिनती को आसान करने के लिए डिवाइड किया गया, और उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सही बात है या नहीं है? जी। अब दूसरी बात, अब एक बात समझिएगा, 1971 और उससे पहले क्या होने लगा,
पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे स्कीम निकाले गए और जो साउथ इंडिया के लोग थे वो इसको फॉलो करने लगे, नॉर्थ इंडियंस फॉलो नहीं करते थे। तो नॉर्थ इंडियन का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, साउथ इंडिया का घटने लगा। तो साउथ इंडिया के एमपी एमएलए ने कहा कि सर हमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, आपने नहीं किया, नॉर्थ इंडिया वालों ने। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो मैक्सिमम जो पर एमएलए का जो वोट है वो नॉर्थ इंडिया का ज्यादा होगा, साउथ इंडिया का कम होगा। सही बात है या नहीं है? सही बात है। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि ऐसा करते हैं, पॉपुलेशन के जो सिस्टम को है उसी को जो 1971 का जो पॉपुलेशन था उसी के बेसिस पे हम लोग डिवाइडेड बाय एमएलए का वोट या वैल्यू ऑफ एन एमपी वोट निकालेंगे। तो ये यहां लिखा हुआ है। मतलब वो सेंसस का मतलब जनगणना होता है ना भैया? हाँ, जनगणना। तो 1971 के जनगणना के अनुसार ही एमपी और एमएलए का नंबर ऑफ वोट्स डिसाइड होगा। करेक्ट है? तो ये 2026 क्यों लिखा? ये मैं अभी बताता हूँ 2026 क्यों लिखा। फिर वाजपेयी गवर्नमेंट आया, क्योंकि ये यहाँ पर 2026 से पहले क्या लिखा हुआ था, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये लिखा हुआ था 2000। ठीक है, ये कहा गया था कि 2000 के बाद हम लोग जो लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग करेंगे। फिर वाजपेयी जी आए, उसको 2026 कर दिया, यानी कि अब 2026 के बाद लेटेस्ट सेंसस के द्वारा नंबर ऑफ वोट्स निकाले जाएंगे। आया? जी। तो ये एक समझ लो रोड ब्लॉक है 2026 अंटिल, फिर नहीं तो अगर 2026 के बाद भी गवर्नमेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसको 2040 कर सकती है। और अगर 2040 कर दी तो 1971 की जनगणना के अनुसार ही नंबर ऑफ वोट्स निकाले जाएंगे। ठीक बात? और ये 545 और ये जो 3 है ये भी ये 2026 के बाद ही बढ़ेगा अगर बढ़ना हुआ तो। ये मतलब मेंबर्स जो हैं एमपी के अगर अब बढ़ाना चाहते हैं वो तो वही का वही है, वो चेंज नहीं हुआ अभी तक। वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो चेंज कर सकती है, लेकिन फिलहाल तो यही है। सही बात? जी। एक बात और बता दूं, ये हर एक बीजेपी हो या कांग्रेस हो विप निकालती है। विप मतलब समझते हैं? क्या निकालती है? विप, विप WHIP। नहीं समझता। नहीं बोलती है कि ये बिल में सब लोग राज्यसभा या लोकसभा में जरूर आना और इस पे यस कहना है या नो कहना है। बीजेपी गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बोलती है कि इस बिल को पास नहीं होने देना है, हम लोग वॉकआउट करेंगे, तो सबको बोल देती है। हाँ। या वोट इन फेवर करना या अगेंस्ट करना है तो ये पार्टी प्रेसिडेंट डिसाइड करके ये विप निकाल देती है कि ऐसा ही करना है। पता है या नहीं है पता आप लोग को? नहीं पता अभी। ये विप वर्ड पहली बार सुना। अच्छा, तो एक बार गूगल कर लेना व्हाट इज विप, तो आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट को कोई बिल पास करना, उसको पता है कि राज्यसभा में या लोकसभा में अटक जाएगा, तो वो करती क्या है, बीजेपी अपने जितने भी एमपीज को या एमएलए को बोल देती है कि सब लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोकसभा में प्रेजेंट रह के इस बिल के फेवर में ही वोट करना है। जैसे जीएसटी का बिल आया था तो विप निकाल दिया था और सबको बोला था कि यस, इसका मतलब अगर विप निकालती है तो वो एमपी और एमएलए अपनी अंतरात्मा के आवाज से वोट नहीं करता है, वो जो पार्टी कह देती है उसी के बेसिस पे वो वोट करता है। सही बात है या नहीं है? हाँ जी। आपने अगर लोकसभा का प्रोसीडिंग देखा होगा तो वो जो वोटिंग होता है जहां पर आय बोलते हैं स्पीकर, तो वो सीक्रेट होता है या सबके सामने होता है? आइडिया नहीं है। आपने लोकसभा का प्रेसिडेंट देखा होगा, बिल उल पास हो रहा होता है तो वहां पर क्या होता है कि दोज हु आर इन फेवर से आय, तो आय ओपन होता है सर, ओपन होता है ना? ओपन होता है। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, तो वहां विप चलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ सीक्रेट बैलेट।
यानी कि एमपी और एमएलए जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट होता, विप नहीं चलेगा, सारे एमपी एमएलए अपने अंतरात्मा की आवाज से वोट देते हैं। याद है आपको? अच्छा, एक मैं किस्सा सुनाता हूं। राज्यसभा में, गुजरात में राज्यसभा का इलेक्शन हो रहा था, वो भी सीक्रेट बैलेट होता है, और वहां पर किसी केशु भाई ने अब वोट किसको दिया, वो अमित शाह को दिखला दिया था। याद है आपको? नहीं, याद नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने देखा नहीं? आप एक बार गूगल करना, तो वो वोट ही कैंसिल हो गया था। वोट कैंसिल होने से बीजेपी जिसको चाहती थी राज्यसभा में भेजना, वो कैंडिडेट हार गया। क्लियर है? जी। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं पता, आपको गूगल कर लीजिएगा। इट इज ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसकी कहानी बहुत अलग है, थोड़ी पेचीदा है समझना, मैं थोड़ी देर में समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है? लेकिन अब मैं कुछ चीजें बता देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए। हर एक एमएलए का वोट कैसे काउंट करना है? वैल्यू ऑफ एन एमएलए, तो एक एमएलए इक्वल टू नॉट वन वोट। क्या करेंगे? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसको मैं डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर उसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से, तो एक एमएलए का वोट आ जाएगा। करेक्ट है? जी। ये है 2,50,00,200 असेंबली सीट है, तो एक एमएलए का वोट कितना आ गया? 125। सही बात? अगर जी। डिवाइड करने से लेस देन 500 आता है, मान लीजिए ये मोर देन 500 या उससे ज्यादा आता तो हायर वैल्यू ले लेंगे, 500 से कम आता तो लोअर वैल्यू ले लेंगे। सही बात? हाँ। चलिए हाँ या ना बोलते रहिएगा। अब देखिए, तो हर एक स्टेट का मैं ऐसे ही वोटिंग निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं एकदम। जैसे झारखंड का हर एक एमएलए का वोट 178 है, आंध्र प्रदेश का भी उतना ही होगा, अरुणाचल प्रदेश का भी उतना ही होगा, मुझे याद नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। 120, किसी का 110, किसी का 90, किसी स्टेट का 60, किसी स्टेट का 50। पॉसिबल है या नहीं है? है। टोटल कितने हैं? 4120। हेलो? हाँ अब हाँ। देखिए, झारखंड का अगर 171 एमएलए का 178 है, तो झारखंड में टोटल प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए टोटल वोट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ सीट से मल्टीप्लाई कर दूंगा 81 से। हाँ या ना? हाँ। उसी तरह से आंध्र प्रदेश का, इसको भी टोटल नंबर ऑफ सीट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ या ना? हाँ। तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करके सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के मल्टीप्लाई करके टोटल वोट्स आएगा 549,495। करेक्ट है? जी। अब इस 549,495 को मैं डिवाइड करूंगा टोटल लोकसभा और राज्यसभा का नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट से, तो एमपी का वोट आ जाएगा 708। करेक्ट है? जी। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, हमने एमएलए का वोट कैसे निकाला? एमएलए का वोट निकाले टोटल पॉपुलेशन के बराबर, उसका जितना मतलब स्टेट का जितना पॉपुलेशन है उसके बराबर उतना किस टोटल। ईयर का पॉपुलेशन देखना है? 1971। और डिवाइड किससे करूंगा? डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स, इलेक्टेड मेंबर से। इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, और उसको फिर से किससे डिवाइड करूंगा? 1000 से। क्यों? कि वो लाख में आ जाता था तो उसको मतलब कैलकुलेशन कम करने। हाँ, मैथमेटिकल इजी करने वोट के की लिए। गिनती आसान हो जाए, नहीं तो करोड़ों में हो जाएगी वोट की गिनती। ठीक है, तो एक एमएलए का वोट आ गया। अब मैं क्या करूंगा? टोटल वोट काउंट करना हर एक स्टेट का। मैं कैसे काउंट करूंगा? हर एक स्टेट का। हाँ, अब हर एक स्टेट का मुझे वोट काउंट करना होगा ना। तो टोटल जो सेंसस है उसके डिवाइडेड बाय। नहीं 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 नहीं, ये जो 125 आया किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का आया होगा, हाँ। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर से। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सीट्स। तो झारखंड का टोटल इलेक्ट वोट निकल जाएगा, उसी तरह से हर एक स्टेट का टोटल वोट निकल जाएगा। हाँ। तो ये टोटल वोट सारे स्टेट्स का मिला के कितना हो रहा है? 549,495। 495। अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसी का एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है, ये एक्चुअल फिगर है, थोड़ा गूगल करोगे ना मिल जाएगा।
और इसको मैं लोकसभा का इलेक्टेड और राज्यसभा का इलेक्टेड से डिवाइड कर दिया तो हर एक एमपी का वोट निकल गया 708। इसको डिवाइड किया टोटल लोकसभा और राज्यसभा की सीट से, इलेक्टेड जो है इलेक्टेड। यस यस, तो 776 से इसको डिवाइड किए तो 70 एक तो MP 708 समथिंग आया होगा ना, हम्म तो ये 500 से कम हुआ होगा तो 708 ले लिया, आया। तो इसमें MP का वोट, एक MP का वोट आप 708 बता रहे हैं, लेकिन इसमें डिवाइड तो राज्यसभा का मेंबर का भी सीट है। तो एमपी वर्ड हटा दें, हाँ नहीं, आप जैसा बताइए। पार्लियामेंट लिख दें, हाँ पार्लियामेंट लिख दीजिए। वैल्यू ऑफ पार्लियामेंट्री, ठीक बात। हाँ चलिए ये भी हो गया। अब इसमें जो एक कहानी लिखी हुई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोर्ड पे भी किया वो क्या है, एक तो सिंगल सीक्रेट बैलेट है, हाँ, और एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। ये क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसको कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए मान लीजिए ए बी सी 3 लोग खड़े हुए, ठीक है, कोई भी एक, ये बैलेट पेपर है मान, तो इसमें क्या करना होता है, इस बैलेट पेपर में जब आप ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आप देखेंगे उसको आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखिए मान लीजिए पहले इसमें ना कोटा डिसाइड होता है, कितने प्रेसिडेंट बन सकते हैं इंडिया में, एक तो किसी एक को मिनिमम कितना वोट चाहिए जीतने के लिए। मान लीजिए आपके क्लास में 100 लोग हैं और 100 के 100 वोट करेंगे, तो किसी एक कैंडिडेट को मिनिमम कितना चाहिए जीतने के लिए, 50% से तो ज्यादा ही। 51। 51। तो मैं क्या करूंगा, टोटल 100 वोट को मैं 2 से डिवाइड करके +1 कर दूंगा, तो कम से कम इतना वोट तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो वो जीतेगा। हाँ तो अब अगर मैं देखता हूं टोटल वोट मेरे पास जितने भी हैं, मान लीजिए वो 10 लाख है, क्योंकि एमपी का भी वोट है, सही बात है या नहीं, तो जितने भी वोट है मान लीजिए 10 लाख वोट को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा, 5 लाख। तो इसमें 1 जोड़ दूंगा, 5 लाख एक तो इतना वोट अगर चाहेगा किसी को भी मिलेगा तो प्रेसिडेंट बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। अब 3 लोग प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, किसी को भी प्रेसिडेंट के लिए खड़े होने के लिए कोई नॉमिनेट करेगा, कोई सेकंड करेगा, तो जो प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट है उसमें लिखा हुआ 50 लोग प्रपोज करेंगे, 50 लोग सेकंड करेंगे, तो प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होने के लिए आपको टोटल कितने लोग चाहिए, 100। कौन होंगे ये, एमपी और एमएलए, कोई भी, तो इसको 50 एमपी और 50 एमएलए सपोर्ट करेंगे तभी आप प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं। कैसा लग रहा है, अरे कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या लग रहा है, प्रेसिडेंट बन पाओगे आप, नहीं इतना आसान थोड़ी। MP MLA 50, 100 MP MLA खरीदने में लुट जाएंगे। हाँ, तो एक गूगल करना, एक धरती पकड़ था एक बंदा, तो ये 50 से पहले कम था, बोला 5-5 लोग का सपोर्ट मिल जाएगा तो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं। ये धरती पकड़ बहुत पुराने समय में जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो हर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ये खड़ा हो जाता था। जी पता है सर। पता है, और जीतता कभी नहीं था। हाँ। तो 5-5 लोग तो मिल ही जाते थे इसको, और एक बंदा था उसका नाम याद नहीं, तो अब 100 कर दिया गया। तो आज डेमोक्रेसी में ये कहता है कि कोई चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन है। प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट नहीं, मैं ये कह रहा हूं कोई चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन है, करेक्ट है। हाँ डायरेक्ट।
MP और MLA भी बन सकता है, चाय वाला कोई भी बन सकता है, पढ़ा लिखा हो या ना हो, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में पब्लिक को वोट देना है। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए आसान नहीं है। सही बात है या नहीं? जी। प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको 50-50 लोग चाहिए, वो भी MP और MLA। ठीक बात? अब देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बाकी आप समझ जाइएगा। मान लीजिए 1, इसमें वोटिंग कैसे करते हैं? प्रेफरेंस करके। मान लीजिए 1 मैंने इसको दिया, मेरा दूसरा प्रेफरेंस ये है, तीसरा प्रेफरेंस B है, करेक्ट है? ऐसे 4190 प्लस ये स्टेट का प्लस 776 ये MP पार्लियामेंट्री का, इन सबको मिला के इतने होंगे टोटल, हाँ या ना? ये लोग सब लोग प्रेफरेंस दे रहे होंगे। मान लीजिए 100 ही वोट है, 100 ये कोटा। अब मैं क्या करूंगा, जिसको जिसको अब A, B और C में देखूंगा, इसको 40 वोट मिला, इसको 30 वोट मिला, इसको 20 वोट मिला फर्स्ट प्रेफरेंस का, इसको भी 30 कर देता हूं। नहीं 40, 77, 30, 100, 40, 30, 70 और 30, 100 लोग हुआ तो इसको मैं 50 कर देता हूं, इसको 40 कर देता हूं, इसको 10 कर देता हूं। फर्स्ट प्रेफरेंस का इतने लोग मिले, ठीक है? कोई भी जीता? नहीं जीता। 51 चाहिए। 51 चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको तो उड़ा ही दूंगा, ये तो जीतेगा नहीं। नहीं। लेकिन इसका जो 10 वोट है, इसका सेकंड प्रेफरेंस रहा होगा, थर्ड प्रेफरेंस रहा होगा, सेकंड प्रेफरेंस A रहा होगा, थर्ड प्रेफरेंस मान लीजिए B रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 2 वोट है, मैं इसको A को भेज दूंगा, ट्रांसफर हो गया। ये 3 वोट मैं इसको दे दूंगा, तो टोटल ये हो गया 52, ये हो गया 43 आया। तो ये ऐसे ही होता रहेगा, ये मतलब ये कैलकुलेशन। ये A2 कैसे हो गया? क्या चीज? ये A2 और 3 कैसे पता है? मैं वही बता रहा हूँ। C को 10 वोट मिले थे फर्स्ट प्रेफरेंस का, हाँ। तो सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस वो किसी को तो दिया होगा। ये C। नहीं, ये 4866 वाले में हाँ। जो वोटर है, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ 100 ही वोटर है, 100 वोटर में से A को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया, 50 लोगों ने A को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, 40 लोगों ने B को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, और 10 लोगों ने C को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। सही बात? जब C को फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है, तो बाकी A और B को सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस मिला होगा ना। तो मैंने जब देखा C का, जब बैलेट बॉक्स देखा, तो उसमें क्या मिला मुझे, A, B, C, इसको 1 मिला है, इसको 2 मिला है, इसको 3 मिला। ऐसे मैंने बहुत सारे बैलेट बॉक्स निकाले होंगे, 10 के 10, जिसमें A को सेकंड प्रेफरेंस मिला था। कितने लोगों ने A को सेकंड प्रेफरेंस दिया? 2 लोगों ने। तो ये 2 मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया A को। अच्छा। आया। उसी तरह से B को थर्ड प्रेफरेंस मिला होगा, ये B का वोट है, क्योंकि C का वोट तो गया ना, C तो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये C मैंने इसको यहां कर दिया, करेक्ट है? आप लोगों को नहीं समझ में आया लगता है? आ गया। दिस इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, लेकिन मैंने इसका मतलब समझाना था, इसलिए बताइए। राज्यसभा में भी यही सिस्टम चलता है, राज्यसभा के इलेक्शन में, ठीक? तो यहीं तक करें हम लोग, ठीक है जी। तो अब अगली बार टाइम मैं बता दूंगा आपको, जैसे आज मैं फ्री हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मैं ये YouTube में अपलोड भी कर दूंगा। ओके सर। चलिए, बाय बाय।